Hello, good morning everyone. This is Rohan. Welcome to You Greater Than UPSC. Sorry for the delay. We have already 2-3 बार ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें बहुत सारे रिकॉर्डिंग एरर्स आ रही थी. माइक ठीक से काम नहीं कर रहा था. इतना महंगा माइक लेके भी वो माइक बस ओके लेट्स beat it. And I was traveling also. So this is GS3 lecture number, next lecture. Okay, this lecture on syllabus point number 5. This point, issues related to direct and indirect farm subsidies, minimum support prices, public distribution system and buffer stocks and animal rearing. ये 5th point है syllabus का. And the 6th point, it is on food processing, its related industries, upstream downstream requirements, supply chain management. Okay, these are the 2 big points, very important point. 1 questions on each. In mains GS3 always they ask. Okay, so this is very important point. And बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, तो आपको मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं कि मैंने GS में मैंने प्रीलिम्स में 112 स्कोर किया है 2023 के प्रीलिम्स में. ओके, एंड CSAT मेरा 65.83 मार्क्स पर रुक गया था. ओके, सो हमने जो प्री मेंटरशिप सीरीज़ स्टार्ट किए, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ. बस 30 सेकेंड्स में आपको बताता हूँ. तो इसमें हम जुलाई के महीने में पूरा GS3 को कवर कर रहे हैं. प्लीज़ डोंट वरी, वी विल नॉट रन आउट ऑफ द प्लान एंड वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स दैट वी हैव सेट. ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे जो मेंटरशिप का पूरा शेड्यूल वहाँ पर शेयर किया है. पिंड वाला मैसेज आप देखिए टेलीग्राम ग्रुप का. टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इस वीडियो के. एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर. जो भी आपके दोस्त है, अगर आपको लगता है कि कोई भी आपके दोस्त ऐसा बहुत हार्ड वर्किंग है लेकिन उनको एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो उनके साथ आप ये वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं. एंड प्लीज़ कॉमेंट एनीथिंग. You can appreciate my work through comments, likes, just comment or just drop a heart in the comments so that I can see the response. Okay, तो ये पूरे 20 सिलेबस के पॉइंट हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे. GS3 में एक मसाला होता है एग्जामिनर के लिए, तो ये सब हमको ऐड करना पड़ता है किसी भी आंसर में इन ऑर्डर टू गेन सम एक्स्ट्रा मार्क्स, हाफ एक्स्ट्रा मार्क्स, सो दैट इन ऑर्डर टू टॉप द एग्ज़ाम. एंड UPSC में आपको टॉप ही करना पड़ता है. ओके, आप देखिए 800 रैंक अगर आ गया है तो भी उसको UPSC टॉपर ही बोला जाता है, क्योंकि 10-12 लाख लोग बैठते हैं एग्ज़ाम के लिए. तो ये सब सारी चीज़ें हमें एग्ज़ाम आंसर में डालनी होती है, जैसे कि ये पूरी कमिटी, इंडेक्स, डेटा, चार्ट्स, ग्राफ्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इकोनॉमिक सर्वे के नंबर्स होते हैं, बजट की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, कुछ स्कीम्स या फिर टेक्निकल वर्डिंग को हमें कोट करना पड़ता है. तो GS3 के 0.5 सिलेबस को हम स्टार्ट करते हैं. बहुत बोरिंग होता है, पता है. ये तीसरी बार मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ. एक तो पहले लेक्चर पूरा 1 घंटे का रिकॉर्ड करो, फिर 1 घंटा उस लेक्चर को सुनो कि कहीं पर कुछ बकवास तो बात मैंने नहीं की है. कभी कभी फ्लो में निकल जाता है, कभी कभी आवाज़ नहीं आता कुछ पॉइंट का, तो उसको ठीक से सुनना पड़ता है. तो ये तीसरी बार मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट. अभी थोड़ा एंड ओके, सो दैट प्लीज़ लाइक द वीडियो, इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. सो दिस इज सिलेबस 0.5 एंड लेट्स सी द क्वेश्चंस. 5.1 मतलब सिलेबस का 0.5 एंड उसमें से क्वेश्चन नंबर 1. तो ऐसे ये क्वेश्चन है ये, और फिर उसका आंसर हम अच्छे से देखते हैं. Okay, what is the question? Discuss the concept of minimum support price and its role in ensuring farmers' income security. How effective has the MSP policy been in achieving its objectives? तो हम इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, हमेशा याद ध्यान में रखिए. बस ऐसा एरो मत मार्क कीजिए, हमेशा ये वर्ड भी लिखिए. थोड़ा फॉर्मल तरीका होता है, एक तरीका होता है ना आंसर लिखने का भी. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP mechanism instituted in 1966 is a cornerstone of the agricultural price policy framework. बस इतना सा इंट्रोडक्शन. और बस 2-3 लाइन मैंने और लिखा है कि एज ऑफ 2023-24 रबी एंड खरीफ सीजन्स
MSPs have been declared for 23 crops as per data furnished by the Commission for Agricultural Costs and Prices, that is CACP. ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन. अभी ये मैंने एक पेज के ऐसे दो भाग किए हैं, इसलिए ये थोड़ा 8-10 लाइन में लग रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे पूरा लिखेंगे तो बस 4 लाइन में इतना ख़त्म हो जाएगा. ओके, तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रोल पूछा है. पहले रोल ऑफ MSPs इन इंश्योरिंग फार्मर्स इनकम सिक्योरिटी. एक तो पहले प्राइस एश्योरेंस देता है कि कम से कम इतना तो मिलेगा फार्मर्स को. MSPs प्रोवाइड अ प्राइस फ्लोर फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्टिंग एज अ बफर अगेंस्ट प्राइस वोलेटिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, MSP फॉर पैडी इन 2022-23 वॉज सेट एट 1940 पर क्विंटल. पर क्विंटल, एक क्विंटल में कितना होता है, 100 किलो होता है. ओके, तो उसका MSP उन्होंने दिया था 1940. इंश्योरिंग अ गारंटेड इनकम, मतलब कम से कम 100 kg के लिए अगर फार्मर कोई प्रोड्यूस लेके जा रहा है पैडी का, तो उसको कम से कम इतना पैसा तो ज़रूर मिलेगा. तो ऐसा मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट सेट करता है बिफोर क्रॉपिंग सीजन. ओके, देन इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन होता है MSP का रोल, कि द MSP फ्रेमवर्क इंसेंटिवाइजेस फार्मर्स टू रैम्प अप द प्रोडक्शन. मतलब क्या होता है ना कि फार्मर्स को ये पता होता है कि एटलीस्ट हमको इतना मिलेगा, तो फार्मर्स क्या अपना पूरा जोर लगा देते कि हमें इतना प्रोडक्शन लाना है, हमें 150 कट्टे लाना है, 200 कट्टे लाना है, ऐसे. या फिर बोरिया, बैग्स, जो कुछ भी आप समझा अपनी लैंग्वेज में. मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पर बोरियों को, बैग्स को कट्टा बोला जाता है. तो ये जो इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन, देखिए बस रैम्प अप प्रोडक्शन करता है. जैसे कि एग्जांपल मैंने कोट किया है कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज्ड फ्रॉम 75 मिलियन टन्स. 2000 साल में 75 मिलियन टन्स था व्हीट का प्रोडक्शन. वो उससे जब फिर MSP आया, MSP व्हीट को इम्प्लीमेंट किया, तो 2022 में अभी इतना है 108 मिलियन टन्स. मतलब देखिए कितना, आई थिंक कुछ 33 मिलियन टन्स का, मतलब बहुत सारा 25% उसका इंक्रीमेंट हुआ है. तो एक ऐसे ग्राफ्स के थ्रू हम वो शो कर सकते हैं. इसके मदद से हमें हाफ मार्क एक्स्ट्रा मिल सकता है या फिर 1 मार्क एक्स्ट्रा. ऐसे आप एज पकड़ते पूरे कंपटीशन में. तो बिफोर MSP क्या था, वीट का प्रोडक्शन ऐसे 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 जा रहा था, और जैसे MSP आया वीट का प्रोडक्शन ऐसा बाउंस हो गया. तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कितना सिंपल डायग्राम है. लोग क्या करते हैं ना कि पूरा एग्ज़ाम के राइटिंग के फ्लो में क्या होता है ना कि उनको याद नहीं आता कि अरे हम डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. डायग्राम बनाना कंपलसरी है इफ़ यू वांट टू टॉप. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डायग्राम. देन रिस्क मिटिगेशन, ये भी एक रोल है MSP का. MSP सर्व्स एज अ रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक व्हेन मार्केट डिस्ट्रप्शंस वर प्रिवेलेंट. MSPs ऑफर्ड अ रिलायबल इनकम सोर्स. तो कोविड-19 में क्या था कि पूरा मार्केट डिस्टर्ब हुआ था, सप्लाई चेन बिगड़ गए थे, कुछ भी मार्केट मैकेनिज़्म नहीं था. तब भी MSP ने क्या किया था कि एक रिलायबल इनकम फार्मर्स को दिया था कि आपको कम से कम इतना मिलेगा. तो ऐसे एक रिस्क मिटिगेशन का भी फैक्टर का रोल प्ले करता है. फिर एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करता है MSP. ये 4th पॉइंट, पिवोटल रोल इन कर्बिंग फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडलमैन. मतलब एक फार्मर है दूसरे ऐसे मंडी में, अगर वो सेल करने के लिए जा रहा है तो बीच में उसको कहीं रुकना नहीं, डायरेक्ट वो मंडी में जाएगा. बीच में अगर कोई रुका तो जो 100 रुपये से वो फार्मर्स बेचना चाहता था वो 80 से लेगा. 20 का नुकसान यहाँ पर. ओके, यहाँ पर डायरेक्ट 100 का 100 में बेचा जा रहा है. तो ऐसे. फिर सोशल वेलफेयर, ऑब्वियसली अल्टीमेट गोल तो वही है. द MSP सिस्टम एड्स इन एलिविएटिंग रूरल डिस्ट्रेस बाय स्टेबलाइजिंग रूरल इनकम्स. ये किसने बोला है, NSSO की रिपोर्ट ने बोला है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ओके, फिर इफ़ेक्टिवनेस ऑफ MSP पॉलिसी. क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें उसका इफ़ेक्टिव क्या है, कितना इफ़ेक्टिव है जो MSP का पॉलिसी है, तो हम बताएंगे कि कैसे वो इफ़ेक्टिव है, कितना इफ़ेक्टिव है. एक तो पहले उसका पॉजिटिव आउटकम्स मैंने यहाँ पर बोला है कि द MSP पॉलिसी हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइविंग क्रॉप प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ राइस
Another MSP supported crop has increased from 88 million tons in 2001 to 125 million tons in 2023. देखिए राइस का इतना प्रोडक्शन ज़्यादा बहुत बढ़ गया, मतलब कुछ बहुत सारा, इट्स अ बिग अमाउंट. ओके. देन इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड, अ स्टडी बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, उन्होंने अंडरस्कोर किया है कि ये जो पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन जो MSP एंड रूरल पॉवर्टी है, तो जो MSP और रूरल पॉवर्टी में क्या होता है ना कि MSP की वजह से बहुत रूरल पॉवर्टी में रिडक्शन आ रहा है. तो ये बहुत पॉजिटिव कोरिलेशन है, NCAER इन्होंने बताया है. इनका नाम कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है in order to make your answer professional answer, backed by the data. Market intervention, ये किसका इफेक्ट है MSP का, जो exert करता है significant influence on market prices and functioning as a benchmark. मतलब फार्मर्स यहाँ पर जाकर बोल सकते हैं, मान लीजिए MSP गवर्नमेंट दे रहा है राइस के लिए 100 रुपये पर केजी, मान लीजिए, डायरेक्ट एग्जैक्ट डेटा में आपको नहीं, मान लीजिए ऐसा. कॉन्सेप्ट समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर रहा. लेकिन कहीं पर फार्मर्स को शॉप नज़दीक है, मंडी 5 किलोमीटर है, कोई शॉप है 2 किलोमीटर पर, वहाँ पर फार्मर्स ने बोला कि MSP गवर्नमेंट तो इतना 100 दे रहा है लेकिन आप 80 क्यों बोल रहे हैं. तो ऐसे MSP जो इन्होंने गवर्नमेंट ने बोला तो एक बेंचमार्क है. तो वो जो 2 किलोमीटर पर उसको जाना था, मतलब 2 किलोमीटर पर ही उसको एक शॉप था, वहाँ पर वो आराम से बेच सकता था. वो 100 की वजह से 99 तो उसको करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा नज़दीक पे है. एक बात समझिए बस इतना कि इसने एक बेंचमार्क सेट किया है, कॉन्सेप्ट को समझिए आप. फिर MSP फॉर शुगर केन इन 2022-23 एट 315 पर क्विंटल. थोड़ा शुगर केन का कम होता है, आपको लगेगा कि इतना कम क्यों, क्योंकि शुगर केन का ऐसा वेट होता है ना शुगर केन का, तो इसलिए इतना कम होता है. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, द MSP पॉलिसी एनकरेजेस डाइवर्सिफिकेशन बाय प्रमोटिंग वेरियस क्रॉप्स. MSP में बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं, 23 क्रॉप्स है उसमें, तो एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का भी रोल प्ले करता है. एंड फिर एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट्स, the MSPs have catalyzed investments in agriculture. ओके. तो क्या होता है ना कि एक तो फिक्स्ड सपोर्ट प्राइस है, उसकी वजह से क्या होता है कि इंश्योर्ड इनकम फ्रॉम द क्रॉप, कि कम से कम इतना तो आएगा, ऐसे फार्मर को पता होता है. और उसकी वजह से क्या होता है ना कि फार्मर्स क्या करते हैं, उनको एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे पास इतना एक साल का 3 लाख रुपए तो आना ही आना है. तो फार्मर क्या करते हैं ना कि प्लानिंग करते हैं कि खेत में मिट्टी डलवाएंगे, कुछ फर्टिलाइज़र्स का प्रोडक्शन करेंगे, कुछ ड्रिप इरिगेशन हम खरीद लेते हैं. तो ऐसे टेंडेंसी टू इन्वेस्ट टू गेट बेटर प्रोड्यूस, क्योंकि हमें इसको प्रोडक्शन और ज़्यादा करना है. ऐसे मेरे पिताजी खुद फार्मर हैं, तो मैंने देखा है पूरे कि जैसे जैसे फार्मर्स में हमें इनकम आता है तो वो एक इन्वेस्ट करने की टेंडेंसी होती है. तो वे फॉरवर्ड क्या है, हमेशा ध्यान में रखिए नए वाले लोग कि कंक्लूजन ऐसा वर्ड कभी नहीं लिखना है हमारे आंसर में, क्योंकि ये थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड है. हमेशा ये अच्छा वाला वर्ड लिखिए, वे फॉरवर्ड या फिर वे अहेड, ये वर्डिंग आपको लिखनी है. तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इन द MSPs द मिक्सचर ऑफ प्राइस अश्योरेंस, प्रोडक्शन इंसेंटिव्स, रिस्क मिटिगेशन एंड इट्स कंट्रीब्यूटरी रोल इन पॉवर्टी रिडक्शन showcases its significance. That's it. Finished. Answer finished. The next question, syllabus का point number 5 और उसमें से second question. Analyze the challenges associated with providing direct and indirect farm subsidies. How can these challenges be addressed to ensure equitable distribution and effective utilization of subsidies? Okay. तो इसका इंट्रोडक्शन, पहले तो सब्सिडीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं. तो क्वेश्चन में पूछा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है. ओके. तो इसका इंट्रोडक्शन, द फिस्कल मैग्नीट्यूड ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ एस्केलेटेड फ्रॉम ₹1.5 लाख करोड़ in 2019-20 to ₹1.72 lakh crore in 2022-23,
अंडरस्कोरिंग क्रिटिकलिटी ऑफ फार्म सब्सिडीज़। तो क्या है कि फिस्कल मैग्नीट्यूड जो है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ का, तो वो बढ़ के पहले 1.5 लाख करोड़ इतना था, गवर्नमेंट को इतना पैसा लगता था सब्सिडीज़ देने में, लेकिन अभी वो बढ़कर 1.72 लाख करोड़, जो कि फिस्कल बर्डन शो कर रहा है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर। तो एक क्रिटिकलिटी को भी दर्शाता है फार्म सब्सिडीज़। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस विद प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़। तो पहले टारगेटिंग इश्यूज़ हैं। एक तो चैलेंजेस हम बात करें ना, तो पहले टारगेटिंग इश्यूज़ है कि अभी सब्सिडी देना है, किस फार्मर, कौन सा एलिजिबल फार्मर है, कैसे पता चलेगा। ये तो एक टारगेटिंग का इशू है कि बहुत सारे फेक लोग अपना आईडी वगैरह कुछ भी बना कर सिस्टम के लूप होल्स को यूज़ करके बहुत सारे उसमें एफिशिएंसी को कम करते हैं, और जो रियल में हक वाले इंसान होते कि जिस फार्मर को मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिलता है, और जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। ऐसे टारगेटिंग इश्यूज़ होते हैं। तो इसीलिए IAS IPS का काम होता है, IPS का नहीं एक्चुअली, IPS का और लॉ एंड ऑर्डर काम होता है। IAS का काम होता है कि पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, अच्छे से मॉनिटरिंग करना, और जो स्कीम्स है उसको अच्छे से टारगेट करके एकदम फिट बैठाना, ये IAS का काम होता है। तो टारगेटिंग इश्यूज़ है। द एफिकेसी ऑफ डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ ऑफन हिंजेस ऑन इफेक्टिव टारगेटिंग, जैसे कि PM किसान स्कीम, सॉरी फॉर द पीछे एक बिल्डिंग है, तो वहाँ पर वो बच्चे पूरा स्कूल वगैरह करके इस टाइम को वो वगैरह ये सब करते हैं, उनका चलता है, दैट्स वाई वो थोड़ा नॉइज़ आ रहा है। अभी मैं इसको शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो PM किसान स्कीम फेस्ड मेनी हर्डल्स इन आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरीज। ये PM किसान स्कीम का एक मैंने कोट किया है, इसको आपको कोट करना है, एक अलग अलग स्कीम्स को, इन ऑर्डर टू गेट बेटर मार्क्स। फिर इल इफेक्ट्स भी है। इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने उन्होंने इल्यूमिनेट किया था। देखिए कहीं जगह पर मैंने हाईलाइट ऐसा वर्ड किया है, कहीं जगह पर इल्यूमिनेट, तो ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है। मैं हाईलाइट वर्ड से बोर हो गया था, इसलिए मैंने इल्यूमिनेटेड ऐसा वर्ड लिखा है यहाँ पर, लेकिन उसका दोनों का वही है। थोड़ा अच्छा आंसर बनता है ना, थोड़ा अच्छा उसका वो आंसर का फील आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने इल्यूमिनेट किया था हाउ फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़, पर्टिकुलरली यूरिया का, हैव स्क्यूड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। यूरिया के ऊपर इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ दी गई कि बाकी फर्टिलाइज़र्स या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का महत्व ही कम हो गया, एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन तो तेल लेने गया ऐसा। फिर बजटरी प्रेशर भी होता है, जैसे कि फिस्कल बर्डन आता है सब्सिडीज़ की वजह से, क्योंकि सब्सिडी मतलब क्या है कि थोड़ा फ्री में देने का मामला चलता है। तो वो क्या करता है, नेसेसिटेट्स प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट। फिर मिडल मैन इंटरफेरेंस भी होते हैं। सॉरी, थोड़ा यहाँ पर PDF अच्छे से स्कैन नहीं हुआ टीम की थ्रू, सॉरी। मिडल मैन इंटरफेरेंस, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ आर सस्पेक्टेबल टू लीकेजेस विथ इंटरमीडिएट साइफनिंग ऑफ बेनिफिट्स। मिडल मैन के इंटरफेरेंस क्या होता है, उसकी वजह से लीकेज होते हैं। किसी फार्मर्स को मिलना चाहे तो अलग, उसको अलग ही लोगों को मिल रहा है, तो ऐसे। और हमेशा ध्यान रखिए MSP, फूड प्रोसेसिंग वगैरह, ये सब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बफर स्टॉक, ये कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें ये शांता कुमार कमेटी को आपको लिखना ही है, या फिर उसको आप कंक्लूजन वे फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि शांता कुमार कमेटी के रिकमेंडेशंस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर उस पर अच्छे से विचार करके उसके कुछ रिकमेंडेशन हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा। फिर ट्रेड डिस्टॉर्शंस होते हैं, एक तो एक चैलेंज है, जैसे कि इनडायरेक्ट सब्सिडीज़, स्पेशली एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो देते हैं गवर्नमेंट, उसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत डिस्टॉर्शंस आते हैं। इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के ऊपर थोड़ा सा कान खींचने वाला बात हो जाता है, बहुत सारे न्यूज़ में चलता है। एड्रेसिंग चैलेंजेस को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे कि आधार लिंक्ड डेटाबेसेस। फिर सब्सिडीज़ को रैशनलाइज किया जा सकता है। A gradual transition from input-oriented subsidies to income support mechanisms can rectify production distortions। जैसे कि नीति आयोग का जो टास्क फोर्स था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, उन्होंने फोकस किया था इस प्रिंसिपल पे कि इनपुट ओरिएंटेड सब्सिडीज़ नहीं, इनकम सपोर्ट मैकेनिज्म के ऊपर ऐसा सब्सिडीज़ का ट्रांजिशन होना चाहिए। फिर फिस्कल डिसिप्लिन ला सकते हैं,
जैसे कि ensuring fiscal prudence necessitates periodic revaluation and recalibration of subsidy allocations. बस इतना ही, इतना ज़्यादा इसका मीनिंग नहीं है उसका फिजिकल डिसिप्लिन का जो ये पॉइंट का, लेकिन ये लैंग्वेज आनी चाहिए कि पीरियडिक रीवैल्यूएशन एंड रिकैलिब्रेशन, बहुत अच्छा वर्डिंग है। फिर एफआरबीएम कमेटी ने इसको हाईलाइट किया है फिजिकल डिसिप्लिन को। एफआरबीएम मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। फिर डिजिटलाइजेशन को हम कर सकते हैं, जैसे कि लेवरेजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर सब्सिडी डिसबर्सल एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द सक्सेस ऑफ ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट कैन मिटिगेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरमीडियरीज। ओके, देन ग्लोबल कोलैबोरेशन है, जैसे कि वाइल डिस्पेंसिंग सब्सिडीज एडहरिंग टू WTO स्टिपुलेशंस प्रिवेंट्स ट्रेड फ्रिक्शंस, ये कर सकते हैं। और वे अहेड में मैंने थोड़ा पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखा है, जैसे कि एग्जामिनर को थोड़ा तकलीफ़ कम हो। थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में लिखने का क्या होता है ना कि वो थोड़ा अड़चन सा बन जाता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मुझे पॉइंट फॉर्मेट में एकदम वन क्लिक में ऐसा नज़र में बैठ जाता है, तो उसको आसान किया है एग्जामिनर के लिए। तो वे हेड क्या है, एक तो हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना है, फिर सब्सिडी मैकेनिज़्म को रिकैलिब्रेट करना है, फिर फिजिकल प्रूडेंस को हमें अपहोल्ड करना है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हमें चैम्पियन करना है, मतलब उसको इंटीग्रेट करना है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को थोड़ा फोस्टर करना पड़ता है। इज़ अ जस्ट वे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज, दैट्स इट। सच अ वंडरफुल आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेबस का पॉइंट नंबर 5, और इसमें से थर्ड क्वेश्चन 5.3 ऐसे। एक्सप्लेन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये राशन दुकान वगैरह ये सब जो हमारे यहाँ पर आता है। असेस इट्स इफेक्टिवनेस इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशंस। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसको देखिए, इंट्रोडक्शन में ही मैंने एक एक्ट को, पार्लियामेंट के एक्ट को मेंशन किया। बहुत पॉपुलर एक्ट है, फर्स्ट अटेम्प्टर वाले लोगों को पता नहीं होता कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो द PDS एक्सटेंडेड इट्स कवरेज टू अप्रॉक्स 82 crore बेनिफिशियरीज इन 2020, हाईलाइटिंग इट्स वाइटल रोल इन एंश्योरिंग एक्सेस टू इसेंशियल कमोडिटीज़। तो इसमें PDS में क्या आता है कि राइस आता है, व्हीट आता है, कभी कभार ऑयल आता है, फिर शुगर आता है, सॉल्ट आता है, इतना सारा, ये सब इसेंशियल कमोडिटीज़ ही तो है। तो कोरोना में 82 करोड़ लोगों को ऐसा PDS का फूड सिक्योरिटी के लिए उसको सप्लाई किया गया था। इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं PDS के? PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्वस्थ धान्य दुकान, ऐसे वो बोला जाता है मराठी में, राशन दुकान। फूड सिक्योरिटी इसका ऑब्जेक्टिव है, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, ये NFS है, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट mandates the distribution of 5 kg of food grains per person per month to priority households, bolstering food availability and access. कितना ऐसा इसको कोट किया, पर मंथ। फिर और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है? प्राइस स्टेबलाइजेशन बाय कंट्रोलिंग द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सर्व्स एज अ मैकेनिज्म टू स्टेबलाइज प्राइसेस एंड शील्ड कंज्यूमर्स। ओके, न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी आता है, क्योंकि बहुत न्यूट्रिशन वाली चीज़ें तो मिल रही है, ऑयल मिल रहा है, राइस मिल रहा है, व्हीट मिल रहा है, कुछ मिलेट्स भी मिल रहे हैं कई जगह पर। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जैसे कि एंसिलरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द PDS इज टू एनहांस न्यूट्रिशनल इंटेक्ट स्पेशली अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, उनके लिए। एंड फिर पावर्टी एलिवेशन भी उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। बाय मिटिगेटिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑफ फूड एक्सपेंसेस फॉर लो इनकम हाउस होल्ड्स, PDS कंट्रीब्यूट्स टू पावर्टी एलिवेशन। मतलब PDS में देखिए, राइस मिल रहा है 5 रुपये kg से, 2 रुपये kg से, 3 रुपये kg से, और बाहर जो मिल रहा है 30 रुपये kg, 50 रुपये kg। तो इतने कम दाम में गरीब लोगों को ये मिल रहा है ना, तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेन को दूर कर रहा है, और उससे पावर्टी एलिवेशन हो रहा है। पावर्टी एलिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्स्ट अटेम्प्टर वालों को नहीं पता होता है। एलिवेशन ये वर्ड को यूज़ करना है, पावर्टी रिडक्शन ऐसा नहीं बोलना है, एलिवेशन इज़ द प्रॉपर वर्ड। ओके, फिर रूरल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ कंसिस्टेंट मार्केट फॉर फूड ग्रेन्स, द PDS fosters agricultural production which in turn stimulates rural employment and uplifts socio-economic status of farmers। तो अभी ये जो लिखा है ना, तो इसको ही मैंने ऐसे थोड़ा फ्लो चार्ट टाइप में इसको कन्वर्ट किया है। तो देखिए, पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उससे क्या होता है कि एक मार्केट फॉर ग्रेन्स है, इतना सारा ग्रेन्स का मार्केट है, तो ग्रेन्स है तो उसका डिमांड तो बढ़ेगा ना,
इतने कम दाम में मिल रहा है तो डिमांड बढ़ेगा। फिर इंक्रीज्ड एग्री प्रोडक्शन, उसकी वजह से क्या है, डिमांड बढ़ रहा है तो अभी वो कहाँ से सप्लाई करेंगे, तो इसके लिए एग्रीकल्चरल का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो खेत में कुछ मजदूर तो लगेंगे, तो उसकी वजह से रूरल एम्प्लॉयमेंट आ गया, और रूरल एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, तो उसमें सोशल इकोनॉमिक स्टेटस फार्मर्स का बढ़ गया ना, जो भी लोगों का उन्होंने काम कर रहे हैं, जो भी लोग, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ गया। तो ऐसे तो और वे फॉरवर्ड क्या है, बेटर टारगेटिंग करना है, क्वालिटी को अपलिफ्ट करना है, जो ग्रेन्स का वगैरह, वेस्टेज लीकेज को कम करना है, बहुत सारे वेस्टेज लीकेज होता है, और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, एंड रिकमेंडेशंस ऑफ शांता कुमार कमेटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड। दैट्स इट, सच अ वंडरफुल आंसर। नेक्स्ट सिलेबस का पॉइंट नंबर 5, उसमें से 4th क्वेश्चन, हाईलाइट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सिस्टम मैंने लिखा था, लेकिन ये यस सिस्टम का है, इसलिए ये इसको कट कर दीजिए। सजेस्ट मेजर्स फॉर रीवैम्पिंग द सिस्टम टू एनहांस इट्स एफिशिएंसी एंड रीच। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, अंडर द एम्बिट ऑफ, अगेन सेम इंट्रोडक्शन वापस से चिपका है, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर अगर आ गया तो इसको चिपका देना है। दैट्स इट। अंडर द NFSA, the PDS extended its coverage to approximately 82 crore beneficiaries in 2020, highlighting its vital role in ensuring access to essential commodities. That's it. फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक तो स्ट्रेंथ्स ऑफ PDS, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ PDS बोला है, और फिर मेजर्स फॉर रिवैम्पिंग, ऐसे 2 चीज़ें पूछी। तो पहले स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात करते हैं। एक तो इसका वाइड स्प्रेड रीच है, encompassing around 67% of rural people and 50% of urban population, इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड रीच है इसका। एंड फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन में मदद करता है, एक मैकेनिज्म है स्टेबलाइजेशन को प्राइस करने के लिए और शील्ड कंज्यूमर्स के लिए। फिर लाइफ लाइन फॉर वल्नरेबल्स है, इतने कम दामों में ग्रेन्स मिल रहा है तो लाइफ लाइन ही तो है। फिर सोशल सेफ्टी नेट, सर्विंग एज सोशल सेफ्टी नेट। PDS अलाइंस विद SDG गोल ज़ीरो हंगर एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन। SDG गोल ज़ीरो हंगर, इसको मैंने मेंशन किया एंड आई गेट 1 एक्स्ट्रा मार्क है, और मैं 100 लोगों के पार चला गया, एटलीस्ट 100 लोगों के आगे चला गया, जस्ट 1 मार्क के। और कैसे, सिर्फ इस लाइन के। इतना इम्पॉर्टेंस होता है, आपको पता नहीं, जस्ट फॉलो कीजिए। कई लोगों को पता नहीं होता कि कैसे क्यों, बस कई बार क्या होता है कि हमें बस आँख बंद करके कुछ चीज़ें मान लेनी पड़ती, कभी कभी समझाना नहीं आता है, इसलिए ओके। तो बस भरोसा कीजिए। फिर लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आता है। बियॉन्ड इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जनरेट्स लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए फिर से वही मैंने उसको चिपका दिया, वही उसको फ्लो चार्ट को। फिर उसके वीकनेसेस क्या है, एक तो टारगेटिंग चैलेंजेस बहुत है कि किसको देना है किसको नहीं। अभी इसका एग्जांपल लीकेजेस एंड एक्सक्लूजन एरर्स, जैसे कि बिहार में क्या किया था कि एस्क्रो अकाउंट्स बोला जाता है, एक बहुत फॉर्मल वर्ड है, इकोनॉमी की टर्म है ये। एस्क्रो अकाउंट्स मतलब इलीगली जो लोगों ने अकाउंट बनाया कि हमें ग्रेन्स चाहिए तो इसको बना देते हैं। अमीर आदमी भी वो अकाउंट बना देता है, वो ख़रीदता है 5 रुपये केजी से ख़रीदता है और 30 रुपये केजी से बेचता है, वैसे आगे। तो 30 लाख ऐसे बिहार में एस्क्रो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे। मतलब 30 लाख लोगों का जो हक वाले लोग हैं, 30 लाख लोगों को वंचित रखा गया। तो इतना बड़ा करप्शन, इसको सामने लाया एक IAS ऑफिसर ने। उनका नाम आपको कमेंट करना है, आपको सर्च करना है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये एक, और ये है कि बहुत सारे 75th NSSO के राउंड सर्वे ने उन्होंने बताया एक्चुअली कि वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो राइस आ रहा है, व्हीट आ रहा है, बहुत लो क्वालिटी का आ रहा है, बचा कुचा जो भी वो राइस है वो आ रहा है। तो ऐसे क्वालिटी एंड क्वांटिटी में भी फ़र्क आता है। फिर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज है, जैसे कि डीलेज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टोरेज लॉसेस होते हैं, सप्लाई चेन में मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्टोरेज में ऐसा गेहूँ बारिश में भीग गया तो वो वाला सड़ गया वाला गेहूँ आ रहा है, तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज को बोला जाता है। फिर करप्शन और मिडिलमैन भी है, जैसे कि झारखंड में इलीगली राशन शॉप ओनर, एक राशन शॉप ओनर था, उसने ग्रेन्स जो लोगों के लिए ट्रक्स आए थे उसको ये कर दिया, सेल कर दिया। मतलब कुछ 32 लाख रुपीज़ का एक साल में उसने वो बस ग्रेन को सोल्ड करके कमाया एक राशन शॉप ओनर ने। फिर इसको मेजर्स क्या है फॉर रिवैम्पिंग द PDS, एक तो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा सकता है, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ टारगेटेड PDS, एंड फिर GPS को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ट्रक्स को
जो भी ट्रक्स में गेहूँ वगैरह सब है इसको ट्रैक करने के लिए जीपीएस का यूज़ किया जा सकता है। फिर स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन, जैसे कि मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज़ को हम ला सकते हैं, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को ला सकते हैं। फिर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो सकता है, सोशल ऑडिट हो सकता है करप्शन के लिए। सोशल ऑडिट में क्या होता है ना कि एक ग्रुप ऑफ लोग आते हैं, उसका सिस्टम को ऑडिट करते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं। फिर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र एक ये है। फिर RTI 2005 इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट द रियल इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और क्या लूप होल्स है, कितना गेहूँ आया, कितना कहाँ गया, इतना से, ये सब क्या लोगों को मिला, ये सब पूरा RTI के थ्रू चेक कर सकते हैं। और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, द अबाउट डिस्कस्ड मेजर्स विल फोर्टिफाई द सिस्टम्स रोल्स इन एफिशिएंटली डिलीवरिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल सस्टेनेंस। दैट्स इट, सच अ वंडरफुल वे अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेबस नंबर 0.5 एंड उसमें से 5th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी। बफर स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड व्हाट आर द की चैलेंजेस इन मैनेजिंग बफर स्टॉक्स इफेक्टिवली। फिर की चैलेंजेस के बारे में बोल रहे हैं। एक तो बफर स्टॉक्स क्या है बोलिए, फिर उसका सिग्निफिकेंस बोलिए, और फिर की चैलेंजेस क्या है, ये 3 चीज़ें हमें आंसर में बतानी है। तो आंसर क्या है, तो इंट्रोडक्शन देते हैं। एज ऑफ जुलाई 2024, मतलब अभी रिसेंट का मैंने डेटा निकाला है, इसको सर्च करना पड़ता है, इसलिए लेक्चर को वक्त लगता है। सो जस्ट लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉमेंट, ड्रॉप अ हार्ट और एनीथिंग दैट यू वांट, जस्ट कमेंट एनीथिंग। कि अभी बफर स्टॉक के बारे में बात करें तो कितना बफर स्टॉक है, इसको मैंने वो सर्च किया, उसका डेटा लाया और इसको इंट्रोडक्शन में चिपका दिया कि अभी जुलाई 2024 में इंडिया का जो बफर स्टॉक है फूड ग्रेन्स का, वो अभी 100 मिलियन टन्स के ऊपर एक्सीड कर गया। और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी थी कि बस 21.04 मिलियन टन्स इतना था, लेकिन हमारे पास इतना है। ये इसमें पॉपुलेशन और बफर स्टॉक में इंडिया हमेशा आगे रहा है। ओके, तो फिर सिग्निफिकेंस पूछा है बफर स्टॉक्स को। एक तो प्राइस स्टेबलाइजेशन एक मैकेनिज्म है इंडिया का, जो बफर स्टॉक है ऑपरेशंस हैव हैड टेंजिबल इम्पैक्ट्स। टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है आपको कमेंट करना है। ओके, फिर विटनेस ड्यूरिंग, जैसे कि ग्लोबल फूड क्राइसिस हुआ था 2007 2008 में, तो इसमें एक टेंजिबल इम्पैक्ट प्ले करा इंडिया के बफर स्टॉक्स ने, कि पूरी दुनिया को खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इंडिया के पास एक्सेस था, हमने एक्सपोर्ट किया था इतना ज़्यादा। एक तो प्राइस स्टेबलाइजेशन है इसे, क्योंकि क्या होता है ना कि कई जगह अभी मान लीजिए ग्लोबल फूड क्राइसिस चला तो ग्रेन्स के दाम डायरेक्ट 100 रुपये kg, अगर कुछ गेहूँ है तो डायरेक्ट वो 1000 रुपीज़ kg ऐसा जाता है। लेकिन ये कब जाता है, जब किसी अगर गेहूँ कम है तो कंट्री में, लेकिन इंडिया में क्या है कि इतना एक्सेस है, तो इसकी वजह से उस पर लोगों के खाने के ऊपर कोई वो नहीं हुआ, सबको मिल गया खाने के लिए वही प्राइस पर, चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा क्राइसिस चल रहा है। फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, जैसे कि बफर स्टॉक्स ने अभी कोविड-19 में ही बहुत सारा बफर स्टॉक की वजह से इतना सारा फ्री में राशन लोगों को मिला। और इसका एक एग्जांपल मैंने कोट किया है कि यूटिलाइजेशन ऑफ बफर स्टॉक्स टू मीट डिमांड सर्ज पोस्ट साइक्लोन फैनी इन उड़ीसा। अभी 2020 या फिर 2021 में उड़ीसा में साइक्लोन आया था, फैनी उसका नाम था, फानी जो भी आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उसके बाद क्या है ना कि वहाँ पर पूरे एग्रीकल्चरल लैंड डिस्ट्रॉय हो गए, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, लोगों के घर टूट गए ऐसे। तो बफर स्टॉक का वहाँ पर रोल आया, उन्होंने लोगों को फ्री में खाना प्रोवाइड किया, ग्रेन्स प्रोवाइड किए। फिर एक तो फूड सिक्योरिटी का एक अश्योरेंस है। मैं पूरा ये पढ़कर समझाने में कोई वो नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं, अगर जहाँ पर मुझे लगता है वहाँ पर आपको अच्छे से मैं कंसेप्ट ठीक से वो करता। एक तो फूड सिक्योरिटी का अश्योरेंस देता है कि कम से कम आपको इतना खाने को मिलेगा महीने का, इतना ऐसे। फिर सपोर्टिंग फार्मर्स, जैसे कि procuring excess produce from farmers at minimum support prices for buffer stocks provide farmers with price assurance। मतलब अभी बफर स्टॉक को मेंटेन करना है तो फार्मर्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे और उनसे वो परचेस करेंगे, और उसको जो परचेस फार्मर्स से किया है तो उसको हम बफर स्टॉक में लाते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का वो होता है, पॉलिसी होता है। फिर ट्रेड लेवरेज आता है, जैसे कि कंट्रीज़ में क्या होता है ना कि बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में कंपटीशन होता है कि किस कंट्री के पास कितना बफर स्टॉक है।
तो उसकी वजह से क्या होता है ना, क्या मान लीजिए इंडिया के पास अभी हमें 23 मिलियन टन ही चाहिए था, लेकिन हमारे पास 100 मिलियन टन है, मतलब 75 मिलियन टन ज़्यादा है हमारे पास कुछ। तो हमें थोड़ा वो होता है ना कि हमारे पास ज़्यादा है, जितना हमें चाहिए उसके बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो वैसे 300% है, इतना ज़्यादा है। तो एक इंटरनेशनल ट्रेड में भी एक लिवरेज आता है कि थोड़ा एक शान बढ़ती है कंट्री की ऐसे। फिर की चैलेंजेस क्या है, मेंटेनिंग बफर स्टॉक्स। एक तो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शांता कुमार कमेटी ने हाईलाइट किया था इस इशू को कि बहुत पुअर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्लास्टिक के बैग्स है, कुछ ऐसे जूट के बैग्स वगैरह बहुत कम है, प्लास्टिक में स्टोर कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत वो हो रहा है कि लीकेज हो रहा है, स्पॉइलेज हो रहा है, गेहूँ ख़राब हो रहा है। फिर जो वेयर हाउसेस है उसको छत टपक रही है, उसके में पूरा पानी घुस गया है, गेहूँ सड़ रहा है ऐसे। फिर क्वालिटी मेंटेनेंस नहीं है, इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड कमोडिटीज़ ओवर टाइम इज़ अ मल्टी फेसेटेड चैलेंज। जैसे कि अभी मान लीजिए एक गोडाउन में एक हज़ार टन का गेहूँ उन्होंने स्टोर किया, वहाँ पर पेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है या फिर नहीं, उसको चेक करना चाहते हैं, उसको अलगी या फिर फंगाई कुछ लग रहा है, इसको भी चेक करना एक बड़ा चैलेंज होता है। फिर मॉइस्चर है या नहीं, कहीं पर छत टपक रही है तो ऐसे। फिर स्पॉइलेज वगैरह ये सब प्रिवेंट करना एक चैलेंज होता है। फिर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, ये एक चैलेंज है, जैसे कि बफर स्टॉक को मैनेज करना एक सब्सटैंशियल फिजिकल कमिटमेंट होता है, क्योंकि बफर स्टॉक के लिए एमएसपी के थ्रू हमें लाते हैं ना, तो 2 रुपये किलो से हम गेहूँ खरीद रहे हैं फार्मर्स का, ओके सॉरी एमएसपी का नहीं, 2 रुपये किलो से बेच रहे हैं लोगों को, फेयर राशन शॉप्स में। तो इतने कम प्राइस में अगर फ्री में, मतलब ऑलमोस्ट फ्री में ही दे रहे हैं, तो इसका फिजिकल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्सिटीज़ फिर है, जैसे कि टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है इमरजेंसीज़ में, फिर उसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशंस आता है। लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स मतलब ट्रक वगैरह ये सब, उसका ट्रांसपोर्टेशन। फिर मार्केट डायनामिक्स और एक चैलेंज है, जैसे कि मिसमैनेजमेंट ऑफ बफर स्टॉक्स कैन डिस्टॉर्ट मार्केट डायनामिक्स बाय इन्फ्लुएंसिंग डिमांड सप्लाई इक्वेशंस, ओके। एंड वे अहेड क्या है, प्रूडेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टोरेज अपग्रेड्स चाहिए, फिर रोबस्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स चाहिए, इफ़िशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए और स्ट्रीमलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए। फिर स्ट्रैटेजिक मार्केट कोऑर्डिनेशन चाहिए जो कि सरमाउंट कर सकता है ये सब चैलेंजेस को। ये वे हेड। फिर 5.6 सिलेबस पॉइंट नंबर 5, उसमें से 6th क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी मिशंस इन एग्रीकल्चर, टेक एग्जाम्पल्स एंड फिर उसका इम्पैक्ट बताइए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी मिशंस इन एग्रीकल्चर एनकम्पास स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स एम्ड एट हार्नेसिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स टू एलिवेट प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ओवरऑल एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ये इसका इंट्रोडक्शन। इसके सिग्निफिकेंस क्या है टेक्नोलॉजी मिशंस का, जैसे कि पहले तो ये प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी मिशन जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन होता है, नेशनल मिशन ऑन फिशरीज होता है ऐसे, तो हॉर्टिकल्चर मिशन, ये सब। सॉरी माइक पर हाथ लग गया था। टेक्नोलॉजी मिशंस इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रैक्टिसेस सच एज प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसको जीएम क्रॉप्स ऐसे लाड से प्यार से बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक्स आती है उसमें इस टेक्नोलॉजी के मिशंस के। उसका रिज़ल्ट क्या है देखिए यहाँ पर। तो पहले एक सीरियल का प्रोडक्शन था 1960 में, वो था 1.2 टन पर हेक्टर इतना। वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अभी 2022 में ये बढ़ के आ गए ऑलमोस्ट 3 टन पर हेक्टर। तो ऐसा सीरियल का प्रोडक्शन आ रहा है, तो ऑलमोस्ट वो डबल से भी ऊपर चला गया ना, आई थिंक 2.7 टाइम्स। फिर क्या है और क्या है सिग्निफिकेंस टेक्नोलॉजी मिशन का। एक तो सस्टेनेबिलिटी लाता है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। फिर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और एक कॉन्सेप्ट है। तो एग्जांपल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसको स्कीम को मैंने कोट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, पॉपुलर स्कीम है, बहुत सारे लोगों को ऑन द टिप होती है स्कीम, आपको भी ऑन द टिप आनी चाहिए और कोट करना आना चाहिए किस जगह पर, तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो उसने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ने क्या किया था कि एम्स टू कवर 14 करोड़ फार्म होल्डिंग्स बाय असेसिंग सॉइल हेल्थ पैरामीटर्स।
फिर एक इनकम ऑगमेंटेशन होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाइक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, एफिशिएंट मशीनरी एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स कंट्रीब्यूट टू हायर फार्म इनकम्स। ये हाई यील्ड वैरायटी की सीड्स, उसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बनता है। अच्छी मशीनरी यूटिलाइज़ करने से, प्रोसेसिंग यूनिट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फार्म्स के इनकम ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इनकम ऑगमेंटेशन होता है। इनकम ऑगमेंटेशन ये वर्ड आपको लिखना है, इनकम इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज्ड इनकम ऐसे नहीं, ऑगमेंटेशन इज़ द प्रॉपर वर्ड। फिर रिसोर्स एफिशिएंसी आते हैं, जैसे कि नीति आयोग ने एक हाईलाइट किया था कि एक रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन थ्रू मेजर्स लाइक ड्रिप इरिगेशन, सैटेलाइट बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग। अभी पानी बच रहा है ना ड्रिप इरिगेशन की वजह से। ये ड्रिप इरिगेशन क्या है, एक तो टेक्नोलॉजी के मिशन के थ्रू ही आया है। फिर रिस्क मिटिगेशन है, जैसे कि पीएम फसल बीमा योजना जो कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, तो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कवर्स मोर देन 5.5 करोड़ फार्मर्स। तो ये और एक इसका एक सिग्निफिकेंस है। और इस इम्पैक्ट क्या है इस टेक्नोलॉजी मिशंस का, तो हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू टेक्नोलॉजी मिशंस का हमने वो किया है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, उनकी वजह से क्या हुआ था कि 33% इंक्रीज़ हुआ था हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन पूरे इंडिया में। मतलब बहुत बड़ी बात हुई, 1/3 प्रोडक्शन ऐसे ही बढ़ गया। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन 2, ग्रीन रिवोल्यूशन 1 कब आया आपको कमेंट करना है, तो यहाँ पर 2 है। इसके अडॉप्शन से क्या हुआ था कि एडवांस प्रैक्टिसेस लाए गए थे और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोचेस लेड टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दिस promoted climate resilient farming practices and have benefit over 1.5 crore farmers. ओके, फिर सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसकी वजह से एग्री इनकम भी बढ़ा और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ी। और फिफ्थ जो टेक्नोलॉजी मिशन था वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड, वो था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। बहुत इम्पोर्टेंस है उसका। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज्ड एग्री प्रोडक्टिविटी आया और बेनिफिटिंग मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। हमेशा ध्यान रखिए, बस स्मॉल फार्मर्स ऐसे लिख के ख़त्म मत कीजिए, स्मॉल के साथ मार्जिनल ये वर्ड भी लिख लीजिए। बहुत एक अच्छा वर्ड है, एक थोड़ा अच्छा लुक देता है आंसर को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, by mixing innovative techniques with farmer-centric interventions, these technology missions have consistently transformed India's agricultural landscape. That's it. Such a wonderful to the point, ऐसे कमान से ऐसे तीर निकला हुआ ऐसे वे फॉरवर्ड है। फिर 5.7 आई थिंक ये लास्ट है इस पॉइंट का, सिलेबस का पॉइंट नंबर 5 और 7th क्वेश्चन, एनालाइज द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ एनिमल रेयरिंग। एनिमल रेयरिंग के ऊपर बात करें, उसकी economic implication and how does livestock contribute to rural livelihoods, food security and income generation। तो हम कुछ डेटा देते हैं ना कि एनिमल रियरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 लाइव स्टॉक सेक्टर्स सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ 28.18% टू एग्रीकल्चरल ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA। तो इसका इतना कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा अमाउंट है एक्चुअली। तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है एनिमल रेयरिंग के, एक तो रूरल लाइवलीहुड आता है। एनिमल रेयरिंग की वजह से क्या होता है कि एक तो पिवोटल सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़ विद अबाउट 70 मिलियन हाउस होल्ड्स एंगेज्ड इन लाइव स्टॉक रिलेटेड एक्टिविटीज़। 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ लोग ये एनिमल रेयरिंग या फिर जो लाइव स्टॉक का जो सेक्टर है उसमें, डेयरी हो गया, कैटल हो गया, ये सब बकरे गाय ये सब, तो इसके पोल्ट्री इसमें वो इंगेज्ड है। नेशनल लाइव स्टॉक सेंसस 2019 ने का ये डेटा है। ओके, फिर इसकी वजह से क्या होता है कि इनकम डाइवर्सिफिकेशन आते हैं। डेयरी फार्मिंग कंट्रीब्यूट्स 23% ऑफ इनकम ऑफ स्मॉल फार्मर्स। ये नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का 70th राउंड जो था उन्होंने बताया। मान लीजिए एक फार्मर है, उसका सालाना इनकम है लाइव स्टॉक की वजह से, पूरा एग्रीकल्चर का इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है, तो उसका 23% मतलब 23,000 रुपये बस वो लाइव स्टॉक की वजह से आ रहा है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर फूड सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी न्यूट्रिएंट रिच एनिमल प्रोटीन कैल्शियम रिक्वायरमेंट थ्रू एग्स मिल्क। ओके, पोल्ट्री से एग आ गए, गाय से मिल्क आ गया, इसकी वजह से कैल्शियम आ गया, प्रोटीन आ गया, तो इन न्यूट्रिशन को बढ़ा दे रहा है, इसलिए ये फूड सिक्योरिटी में काम करता है। फिर क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री टू प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, ये पूरा एम्प्लॉयमेंट ही तो प्रोवाइड करता है। लोग तो लगेंगे, गाय चरवाने के लिए लोग तो लगेंगे,
तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, जैसे कि मीट, लेदर एंड डेयरी। 2019 में क्या था कि इंडिया ने हेल्ड किया था पोजीशन ऑफ लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर ग्लोबली, बिग थिंग। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। फिर चैलेंजेस इन एनिमल रेयरिंग क्या है? सब्सटेंशियल फीड प्रोडक्शन। एक अभी एनिमल है, कैटल है, उसको कुछ खिलाना तो पड़ेगा ना ऑटोमेटिकली, ये मशीन तो नहीं है कि उसको उस पर चलेगा, या उसको कुछ खिलाना तो पड़ेगा। तो फीड का प्रोडक्शन में भी थोड़ा एक सस्टेनेबिलिटी का इशू है। फिर डिसीज़ के सर्वेलेंस की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, इसको एक्चुअली नंबर 1 पे चाहिए था, इसको नंबर 2 पे लिखा जा सकता था। वैसे प्रायोरिटी होती है पॉइंट्स को लिखने की भी। तो फुट एंड माउथ डिसीजेस, जैसे कि कैटल में आते थे, बर्ड फ्लू जैसे कि पोल्ट्री में आता था, और लंपी स्किन डिसीज़ ये काऊ में आता था। वो एक डिसीज़ का है, वो उसके इंजेक्शंस वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह सब, वेटरनरी डॉक्टर्स वगैरह ये सब उसका बहुत बड़ा इशू है, चैलेंजेस हैं बहुत सारा। वल्चर का भी वो इशू था। फिर क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ये अलग ही लोग हैं, वो बोलते कि कुछ मत खाओ, मुर्गियों को भी मत मारो, बकरे मत मारो, ये सब क्रुएल्टी है एनिमल्स को, एक थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं इस सेक्टर को। फिर लूज सप्लाई चेन्स, ये भी थोड़ा एक इशू है। एंड वे फॉरवर्ड क्या है कि द एडवांसमेंट्स डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल डेयरी प्लान 1 एंड गोबर्धन योजना होल्ड द पोटेंशियल टू प्रोपल एनिमल हस्बेंड्री इनटू अ फ्यूचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये देखिए यहाँ पर मैंने डेयरी प्लान 1 को और गोबर्धन योजना को मेंशन किया है इन ऑर्डर टू गेट 1 एक्स्ट्रा मार्क एंड इन ऑर्डर टू अल्टीमेटली टॉप द एग्ज़ाम। ओके, GS3 का पॉइंट 6 है सिलेबस का, जो कि फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बात करता है, और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहा है। तो 6.1 सिलेबस का पॉइंट नंबर 6, और इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सिग्निफिकेंस एंड स्कोप है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, और वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, और उसके कुछ की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें। तो ऐसे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मैंने एक पिवोटल रोल क्या है, जो 32% ऑफ टोटल फूड मार्केट है इंडिया का, और 8.8% कंट्री की जीडीपी का है। बहुत बड़ी चीज़ है, 8.8% कंट्री की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है ये फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर। अभी फूड प्रोसेसिंग का मिनिस्ट्री किसको मिला है, आपको कमेंट करना है। एक गुड लुकिंग गाय, मे बी आपको पता होगा, उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है कुछ फिल्म्स में, एंड तो उनको मिला है, आपको उनका नाम मेंशन करना है। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, अभी ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली, जो कि अभी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR है, वो 8.4% था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वजह से। और FDI इनफ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका इनफ्लो $10 बिलियन का बस FDI आया था फॉरेन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वजह से। $10 बिलियन मतलब कितना हो गया, 84,000 करोड़ रुपीज़, बहुत बड़े अमाउंट है। फिर क्या है सिग्निफिकेंस, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। अभी विथ ओवर 1.5 मिलियन रजिस्टर्ड यूनिट्स, द इंडस्ट्री प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मिलियन पीपल, मतलब 22 लाख लोगों को ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। फूड सिक्योरिटी आता है, जैसे कि फूड सिक्योर करता है ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वजह से। फिर एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जैसे कि अभी कितना एक्सपोर्ट किया था, $35 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था इस इंडस्ट्री ने फूड प्रोसेसिंग की। फिर रूरल डेवलपमेंट है, इनिशिएटिव सच एज वोकल फॉर लोकल, देखिए सच अ गुड कोटेशन, कोट किया है मैंने ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में। फोस्टर्स डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट एंड एग्रो बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आप कहें, जगह जगह इसका प्रोनाउंसिएशन बदलता है, इसका स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, फिर चैलेंजेस पूछे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, एक तो इनएडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड नॉर्म्स बहुत ज़्यादा वेग, या फिर कुछ ये FSSAI पागल हो गए लोग, तो यही चाहिए, ऐसा ही टेस्ट आना चाहिए, ये उसमें नहीं चाहिए ऐसे, तो ऐसे नॉर्म्स होते हैं, ये एक चैलेंज है। फिर कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग मैकेनिज्म, इसको मार्केट कैसे करना है, ये सब मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और अर्बन सेंट्रिक नेचर है ना इंडस्ट्री का, थोड़ा फूड प्रोसेसिंग का गांव वगैरह ये सब छोटे शहरों में नहीं दिखता, बड़े बड़ी शहरों में है, जैसे कि पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर वगैरह, ऐसे ही यहाँ पर है, अहमदाबाद वगैरह ये सब।
तो ये एक चैलेंज है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जैसे कि पीएम किसान संपदा योजना, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है टू यू नो टू टेक द स्कीम टू अपर लेवल, एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऐसे हैं, फिर वोकल फॉर लोकल ऐसे स्कीम्स, एक अपॉर्चुनिटीज़ आती है इसमें। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंटरवेंशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस अ ट्रैजेक्टरी of sustainable expansion food processing industry. That's it. Finish. 6.2 examine the factors that influence the locations of food processing industries in India. एक लोकेशन के ऊपर बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप करना है तो वो कौन से लोकेशन देखेगा, तो यही पूछ रहे हैं उसमें। और कैसे एनालाइज हाउ जोग्राफिकल Analyze how geographical, logistical and market related factors play a role in determining the suitable locations for these industries. तो इंट्रोडक्शन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज डायनेमिक प्रोसेस, और उसको गाइड किया जाता है कन्वर्जेंस ऑफ जोग्राफिकल, लॉजिस्टिकल एंड मार्केट सेक्टर कंसिडरेशंस की वजह से। फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक तो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा है वहाँ वहीं पर हमारा इंडस्ट्री होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हमारा बचेगा। अभी एक एग्जांपल देखिए कि जो शुगर केन के जो फैक्ट्रीज़ होती है वो जो एरिया वहाँ पर शुगर प्रोड्यूस कर रहा है उसके आसपास ही होते हैं। मान लीजिए मैं महाराष्ट्र में शुगर केन का प्रोडक्शन कर रहा है और उसका फैक्ट्री बिहार में, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, महाराष्ट्र में वही उसी एरिया में होगा ना। तो 80% ऑफ मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट्स, ऐसे मैंने एग्जांपल दे कि जो सिचुएटेड इन वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स, क्योंकि वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में ही इस मैंगो का कल्टिवेशन ज़्यादा किया जाता है ना। फिर लॉजिस्टिकल एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि रिपोर्ट बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी का कितना महत्व है, इसलिए लॉजिस्टिकल एडवांटेजेस की भी बहुत इसका रोल प्ले करता है। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट सच एज डेयरी इन पंजाब हरियाणा आर अलाइंड विद द अर्टेरियल रोड नेटवर्क। ओके, यहाँ पर देखिए ये पंजाब हरियाणा का ये है, तो इसकी वजह से क्या है, पंजाब हरियाणा का लॉजिस्टिकल एडवांटेज है, उसकी अर्टेरियल रोड नेटवर्क अच्छा वाला रोड है यहाँ पर, तो डेयरी वगैरह ये सब यहाँ से वो आता है। फिर एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज, जैसे कि राइस और वीट का जो मिल्स है वो गंगेटिक प्लेन्स में, क्योंकि वहाँ पर ही वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पर, तो ऐसे। फिर पावर अवेलेबिलिटी, पावर भी तो होना चाहिए, वो मिल का जो भी मशीन वगैरह चल रहा है इसकी उसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई होना चाहिए। जैसे कि गुजरात में बहुत वो इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर बहुत अबेंडेंट पावर है, हाइड्रो पावर वगैरह कोस्टल की वजह से, तो गुजरात तो ऐसे ये पावर सोर्स है यहाँ पर। ओके, ये पूरा इसकी वजह से ये पावर सोर्स का एग्जाम्पल। फिर मार्केट डिमांड, एक तो अर्बन सेंटर जैसे कि मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में क्या होता है ना कि एनसीआर दिल्ली, अभी मैं दिल्ली या फिर मुंबई या फिर पूना वगैरह सब, तो इनके वहाँ पर क्या होना कि अर्बन पॉपुलेशन होती है और रेडी टू ईट ऐसी कुछ मैगी वगैरह सब चीज़ों को डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, पास्ता वगैरह सब, फ्रूट्स, स्टोर्ड मीट या फिर पैकेज्ड फ्रोज़न मटर या सब। तो ये मार्केट की डिमांड भी तो होनी चाहिए तो फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो ऐसे मुंबई ऐसे शहर या फिर दिल्ली वाला शहर, कोलकाता वाला शहर हो गया, चेन्नई वाला ये शहर हो गया, या फिर ये पुणे वाला ये शहर हो गया, तो ये मार्केट के बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये भी एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की वजह से। मान लीजिए अभी मुंबई में पूरा बहुत लेज़ चिप्स का डिमांड है, तो ये लेज़ वाली फैक्ट्री यहीं पर मुंबई में ही वो करेगी ना। वो कौन सी कंपनी का नाम है आपको वो कमेंट करना है, लेज़ चिप्स के कौन सी कंपनी। तो वे फॉरवर्ड में क्या है कि द इंटरप्ले ऑफ जोग्राफिकल सुटेबिलिटी, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस अंडरस्कोर्स आइडियल लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़। ओके, फिर 6.3 सिलेबस का 6th पॉइंट, और उसमें 3rd क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स। ये थोड़ा आपको अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, elucidate how a robust integration of these elements contributes to a successful processing ecosystem. Okay, अभी in 2-3 days I'm moving to Delhi for the next my preparation optional वगैरह ये सब चीज़ों के लिए। तो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स का
Introduction: understanding the interplay between upstream and downstream requirements is crucial as these elements collectively shape a resilient and effective value chain. Beautiful, to the point, एकदम कड़क इंट्रोडक्शन. अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं कि अपस्ट्रीम मतलब खेत से ऊपर, खेत से शुरू होकर ऊपर तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या फिर रॉ मटेरियल का सोर्सिंग, कल्टीवेशन, ये सब अपस्ट्रीम में आता है. और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि पूरा इंडस्ट्री से कंज्यूमर के हाथ तक प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये सब. फिर एग्जांपल्स ऑफ अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन क्या है? हिंदुस्तानी यूनिलीवर्स प्रोजेक्ट शक्ति इंटीग्रेट्स विद रूरल कम्युनिटीज़ टू सोर्स रॉ मटेरियल. बस हिंदुस्तानी यूनिलीवर इनका प्रोजेक्ट शक्ति था, इसको मैंने कोट किया है, एक एग्जाम्पल द हिंदू से मैंने उठाया एग्जाम्पल को. और इस एग्जाम्पल ऑफ डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन क्या है? पेप्सी कोज का कोलैबोरेशन विद लोकल फार्मर्स फॉर इट्स लेज रेंज, जो कि फार्मर्स के साथ कोलैबोरेट करता है पोटैटोज़ को. मतलब फार्मर्स को उन्होंने बोला है कि एक कुछ 500 एकड़ का फार्मर्स को उन्होंने वो किया है कि आप 500 एकड़ में पूरा पोटैटो हमें प्रोड्यूस करके दीजिए, हमें चिप्स बनाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इसका पेप्सिको ने इसका फार्मर के साथ कोलैबोरेट किया है. ये लेज़ के चिप्स आपने खाए ही होंगे पूरी लाइफ टाइम में एक बार. तो मुझे लेज़ वाला नहीं अच्छा लगता, मुझे वो अच्छा लगता है चिप्स, कौन सा, क्या बोलते हैं इसका, हाँ बालाजी का, हल्दीराम बालाजीज़ का क्रीम एंड ऑनियन का चिप्स. ओके, बहुत हो गई मस्ती. बेनिफिट्स क्या है इसके इंटीग्रेशन के? इफ़िशियंसी एंड क्वालिटी. ओके, इफ़िशियंसी और क्वालिटी आता है क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ फार्मर्स के साथ डायरेक्ट एंगेज कर रही है, तो वो फार्मर्स को बताती है कि हमें बहुत क्वालिटी चिप्स चाहिए, हमें पोटैटो ऐसा छोटू वाला पोटैटो नहीं, हमें बड़ा वाला एक सही राउंड वाला पोटैटो चाहिए, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी. ओके, तो रॉ मटेरियल का ऐसे वो एफिशिएंसी क्वालिटी आता है. फिर रिस्क मिटिगेशन आता है, मतलब डायरेक्ट फार्मर्स को वो कर रहे हैं ना, फार्मर्स के साथ टाई अप करके, तो फार्मर का भी रिस्क मिटिगेशन आता है. जैसे कि अभी मान लीजिए ये फैक्ट्री है, ये पूरा फार्म का एरिया है, यहाँ पर से डायरेक्ट फार्म से डायरेक्ट फैक्ट्री में जा रहा है, और फैक्ट्री से डायरेक्ट टू द फोर्क मतलब कंज्यूमर के यहाँ पर जा रहा है. फार्मर ऐसे आपको वो करना है, फार्म, फैक्ट्री एंड फोक, ऐसा एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं. अभी मैंने 1 सेकेंड में इसको बना दिया ऐसे थिंक करके, थोड़ा इनोवेटिव रहिए आप, आ जाएगा. आप बस लेक्चर देखिए, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये सब. तो यहाँ पर कुछ सप्लाई चेन का इशू ही नहीं ना, डायरेक्ट फार्म से फैक्ट्री तक जा रहा है, उसको कहीं से मंगाना नहीं है, डायरेक्ट फार्मर से लेकर फैक्ट्री में बना रहे चिप्स को. तो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स एज सीन इन ITC's ई चौपाल इनिशिएटिव मिटिगेट सप्लाई साइड रिस्क, दैट्स इट. फिर इनोवेशन होता है. नेस्ले का जो R&D का विंग है, जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने कोलैबोरेट किया था विद अपस्ट्रीम पार्टनर्स टू डेवलप इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज़. तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको मैंने कोट किया, एक हाफ मार्क एक्स्ट्रा मिल जाता है ऐसे. और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होता है. द इंटीग्रेशन मॉडल ऑफ मदर डेयरी फ्रॉम मिल्क कलेक्शन टू रिटेल इनेबल्स बेटर क्वालिटी कंट्रोल एंड गिव्स कॉम्पिटिटिव एज. क्योंकि अगर मदर डेयरी का मिल्क कितना पॉपुलर है यहाँ पर, अभी मैं पुणे में 2-3 दिन में आई वांट टू शिफ्ट टू दिल्ली, तो पुणे में कात्रज मिल्क ऐसा वो उनका ब्रांच है, बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा उन्होंने क्वालिटी मेंटेन किया है. तो उनका नाम बनाए रखने के लिए हमेशा उनको क्या होता है ना कि क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है अगर क्वालिटी अच्छी हो तो. और ऐसे इंटीग्रेशन की वजह से क्वालिटी आएगी, और क्वालिटी से क्या आएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा. फिर इकोनॉमिक ग्रोथ. इंटीग्रेटेड फूड वैल्यू चेन फोस्टर्स इंक्लूसिव ग्रोथ. एंड वे फॉरवर्ड में क्या है कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन की वजह से क्या होता है कि तो रूरल डेवलपमेंट आता है, फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस आता है, इफ़िशिएंट ग्रोथ आती है, और इंक्लूसिव ग्रोथ आता है. और मोर कैन बी डन विथ न्यू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड अवेयरनेस टू ग्रास रूट लेवल्स. अभी ये चीज़ें कुछ ही जगह पर है. अगर पूरी इंडिया में ऐसे अगर कोई कंपनी फार्मर्स के साथ डायरेक्ट टाइप करके ऐसा कुछ कर रही है, मान लीजिए कुछ शुगर फ्री वाला ऐसा अच्छा वाला शुगर है जिसमें ज़्यादा वो कोलेस्ट्रॉल, या फिर कोलेस्ट्रॉल तो शुगर में नहीं होता, लेकिन डायबिटीज़ फ्री वाला जो शुगर होता है, तो वो फार्मर्स के साथ टाइप करके कुछ बीट रूट की वजह से ऐसा कुछ बना सकते हैं ना. तो ऐसे पहुंचना चाहिए. और 6.4 सिलेबस का
6th पॉइंट और 4th क्वेश्चन, इवेलुएट द चैलेंजेस फेस्ड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सप्लाई चेन के ऊपर एक क्वेश्चन है। और डिस्कस द रोल के बारे में बोल रहे हैं इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, पॉलिसी रिफॉर्म्स का ये रोल क्या होता है सप्लाई चेन्स में, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है अभी तक के जो टू बूस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे, मतलब स्कीम्स पूछ रहे हैं डायरेक्ट। आंसर में इंट्रोडक्शन में देते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन इंडियाज़ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एनकाउंटर्स इंट्रिकेट चैलेंजेस दैट इम्पेड ऑपरेशनल इफिशियंसी पोजिंग बैरियर्स टू इंडस्ट्री एक्सपांशन। दैट्स इट, इज़ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। ओके, जैसे कि क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, चैलेंजेस पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन ही नेगेटिव टोन का है, तो इंट्रोडक्शन में भी हमें उसी के साथ मैच करना चाहिए ऐसा इंट्रोडक्शन। जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन इंडियाज़ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इनकाउंटर्स इंट्रिकेट चैलेंजेस दैट इम्पेड। चैलेंजेस है, उसकी वजह से क्या होता है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज कम होते हैं। इम्पेड मतलब ऑपरेशनल इफिशिएंसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और पोजिंग बैरियर्स टू इंडस्ट्री एक्सपांशन, इंडस्ट्री को एक्सपांड करने नहीं दे रहा है। कौन? ये चैलेंजेस। तो पहले चैलेंजेस क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो एक तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही घिसा पिटा आपको बार बार रिपीट करना है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गाड़ियाँ ठीक नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है, रोड अच्छे नहीं है। तो अभी कौन सी कमेटी रिपोर्ट, ओके, द नेशनल कोल्ड चेन डेवलपमेंट कमिटीज़ रिपोर्ट अंडरस्कोर्स द स्टार्क डेफिसिट ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़। देखिए, लीडिंग टू एनुअल लॉसेस ऑफ ओवर 30% ऑफ पेरिशेबल प्रोड्यूस। मतलब पेरिशेबल प्रोड्यूस मतलब मान लीजिए मटर का प्रोडक्शन है, मटर बरका ये मराठी वर्ड, आप भाई बहुत सारे लोगों को ये मटर का मटन ना लगे, या ठीक है मटन भी एक पेरिशेबल प्रोड्यूस में ही आता है। तो उसका क्या है कि मटर मतलब वो पी, ग्रीन पी, ओके। तो उसका क्या है कि मान लीजिए एक टन का मटर है, मटन जो भी, तो उसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से 30% लॉस हो जाता है। मतलब बस 700 kg ही उसमें आता है और 300 kg ऐसे ही वेस्ट चला गया। तो इतनी बुरी बात, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट किया था कि दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल इंटरमीडिएटरीज इन सप्लाई चेन एस्केलेट्स कॉस्ट बाय 20 to 30%। मतलब बहुत सारे लोग, ये शॉप्स इससे यहाँ पर पहुँच रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पर पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पर पहुँच रहा है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, ऐसे बीच में बहुत सारे लोग हैं। इसकी वजह से क्या आना कि यहाँ तक आते आते पूरा अनाज सड़ जाता है। तो ऐसा, तो फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन्स इसको बोला जाता है। और फिर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, जैसे कि मैकेंजी, ये कंपनी है, बहुत पॉपुलर कंपनी है। ये किस देश की कंपनी है आपको कमेंट करना है, सर्च करना है, थोड़ा एक्टिव लर्न करना इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट अ हार्ट, ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर genuine friends that you think that the people really need guidance, okay? According to McKinsey, limited adoption of digital technologies hampers real-time tracking, forecasting, predictive analytics and leading to inefficiencies. ये McKinsey कंपनी ने बोला है। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन ना होने की वजह से बहुत सारे इनफिशिएंस आता है, और फिर ट्रैकिंग वगैरह सब बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। फिर रेगुलेटरी हर्डल्स एक चैलेंज है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स इनेबलिंग ट्रेड पोजिशंस इंडिया, ये इंडेक्स है ना इनका, तो उन्होंने 143 कंट्रीज़ में इंडिया का इंडेक्स इंडिया को पोजीशन किया था 68 के ऊपर। रिवीलिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ट्रेड प्रोसीजर्स एंड बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या है, तो इंक्लूजन आता है। इनिशिएटिव सच एज ई-नाम, ये इनिशिएटिव इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो कि कनेक्ट किया है 1.6 करोड़ फार्मर्स को। 1.6 करोड़ फार्मर्स मतलब कितने फैमिलीज़ हो गए, कुछ 4 करोड़, सॉरी कोई लॉजिक नहीं था इस बात का, लेट्स मूव। और इन्होंने 1005 मार्केट्स को भी कनेक्ट किया है, रिड्यूसिंग इंटरमीडिएटरीज। ये टेक्नोलॉजी का रोल था ना, ई-नाम, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी रिफॉर्म्स का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कृषि किसान संपदा योजना, जिन्होंने एम किया था कि 100 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर हम बनाएंगे और 500 कोल्ड चेन के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो ये पॉलिसी का
क्या है रोल ऑफ पॉलिसी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का हम एक देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ गए वो। और फिर पॉलिसी में वर्ल्ड बैंक एक्नॉलेजेस जीएसटीज रोल इन सिंप्लीफाइंग इंटरस्टेट ट्रेड, रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक्स टाइम बाय 20 to 30% एंड एनहांसिंग सप्लाई चेन एफिशिएंसी। ये पॉलिसी, जीएसटी क्या है पॉलिसी, तो इसका रोल आ गया। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है टू प्रमोट फूड सेक्टर। एक तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, अभी मैंने देखा है कि 500 कोल्ड स्टोरेज, ये 500 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स और 100 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ओके, फिर 6000 करोड़ स्कीम था, मतलब कुछ $0.8 बिलियन का स्कीम था। और फिर मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ये स्कीम्स हैं। फिर नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग ये था। फिर ऑपरेशन ग्रीन्स था, बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इन्होंने इनिशिएटिव था लेड टू रिडक्शन ऑफ 15 to 20% इन रिटेल प्राइस ऑफ की कमोडिटीज़। मान लीजिए 100 रुपये kg से टमाटर थे, तो यह ऑपरेशन ग्रीन लाया। ओके, टोमेटो, तो ऑपरेशन ग्रीन, तो इसकी वजह से 80 रुपये kg टोमेटोज़ हो गए। तो ऐसे ये ऑपरेशन ऐसे काम करता था। इसका फ्लो चार्ट आप बना सकते थे। मान लीजिए 2020 में ये नहीं था, 2020 में टोमेटो 100 रुपीज़ पर kg। ओके, फिर ऑपरेशन ग्रीन्स आया, – 2022 में, तो इसकी वजह से क्या है 2023 में टोमेटो 80 रुपीज़ पर kg। रिड्यूस्ड वल्नरेबिलिटीज़, ऐसे आपको फ्लो चार्ट बनाने आने चाहिए। फिर सागरमाला प्रोजेक्ट था, इसकी वजह से क्या आना कि जो कार्गो ट्रैफिक था वो बढ़ गया मेजर पोर्ट्स के, 3.5% से कार्गो ट्रैफिक बढ़ गया, बूस्टिंग सी फूड एक्सपोर्ट्स। एंड वे फॉरवर्ड में क्या है, द कमिटी सेटअप बाय द इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैंने डायरेक्ट गूगल सर्च किया है, ये कोई हिंदू या फिर कहीं से नहीं, डायरेक्ट मैंने कल ही इसको वो किया था। इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन का ओके, तो गेव वंडरफुल रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड वी कैन फॉलो दैट द रिकमेंडेशन। किसके रिकमेंडेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन, इनके रिकमेंडेशन को हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि कौन से रिकमेंडेशन थे, थोड़ा ब्रीफ में बताया मैंने कि टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करिए, फिर रीजन स्पेसिफिक लिंक्स को इस्टेब्लिश कीजिए, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो भी रिकमेंडेशन था उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो ऐसे हमने पूरा सिलेबस का पॉइंट नंबर 5, ओके, ये पीडीएस वगैरह बफर स्टॉक का, और पॉइंट 6 जो सप्लाई चेन फूड प्रोसेसिंग इस पर था, तो हमने लेक्चर नंबर 5 में ये सब पूरा कंप्लीट कर दिया है। आगे का पॉइंट 7 एंड पॉइंट 8 हम आने वाले लेक्चर 6 में कवर करेंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डोंट वरी, आई एम विथ यू, आई एम कंटिन्यूसली गाइडिंग यू। थोड़ा मुझे भी अपना पर्सनल लाइफ है, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग्स एरर है, बहुत चैलेंजेस है लाइफ में यार। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।